Welcome to today's The Hindu 30th April analysis presented by Thoughtrise Digital. शुरुआत करने से पहले अगर हम आज के इस डीप डाइव के विजुअल्स की बात करें तो जो थॉटराइज डिजिटल का लोगो है ना, वो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। बिल्कुल, लाल रंग का वो इंसानी दिमाग जिसमें सर्किट बोर्ड के पैटर्न बने हैं और एक तीर जो ऊपर की ओर जा रहा है। हाँ, जो कि स्पष्ट रूप से ज्ञान, तकनीक और एक निरंतर प्रगति का प्रतीक है। और इसके साथ ही द हिंदू के ऐतिहासिक लोगों को भी देखना चाहिए, जिसमें कामधेनु, हाथी और शंख मौजूद हैं। ये प्रतीक अपने आप में प्रामाणिकता और गहराई को दर्शाते हैं। सही बात है। और इसी प्रामाणिकता के साथ आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य भी यही है, खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जो यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, मतलब हमारा मिशन है समाचारों के हर पहलू को बारीकी से समझना। तो आज के एजेंडा में हम राजव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विज्ञान और अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे और साथ ही जो महत्वपूर्ण संपादकीय विचार है उन्हें भी डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज की पहली खबर चुनाव आयोग के डेटा से है। जरा सोचिए, अगर एक क्लासरूम है और उस क्लास के रजिस्टर से हमेशा अनुपस्थित रहने वाले 10 बच्चों के नाम अचानक काट दिए जाएं, तो क्या होगा? गणित के हिसाब से तो बचे हुए बच्चों की उपस्थिति का प्रतिशत अपने आप बढ़ जाएगा। वही तो। और मजेदार बात यह है कि असल में रोज आने वाले बच्चों की संख्या में एक कभी इजाफा नहीं हुआ है, बस प्रतिशत जादुई रूप से बढ़ गया। चुनाव आयोग अभी कुछ ऐसा ही मैजिक कर रहा है, जिसे हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर कह रहे हैं। देखिए, अगर हम इस क्लासरूम वाले उदाहरण को चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर लागू करें तो आयोग असल में मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण कर रहा है। मतलब सफाई चल रही है डेटा की। बिल्कुल। जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है या जिनके नाम एक से ज्यादा जगह दर्ज थे, मेरा मतलब है डुप्लीकेट एंट्रीज, उन्हें अब सिस्टम से हटाया जा रहा है। तो इसका नतीजा ये हो रहा है कि वोट देने वालों की असली संख्या भले ही ना बढ़ी हो, लेकिन डेटाबेस में कुल वोटर्स का जो बेस है वो कम हो गया है। हाँ, और इसे ही हम मैथमेटिकल सर्ज कहते हैं। जब आप डिनोमिनेटर को यानी आधार संख्या को कम कर देते हैं तो अनुपात स्वाभाविक रूप से बड़ा दिखने लगता है। अच्छा, तो ये टर्नआउट में जो उछाल दिख रहा है वो असल में जमीन पर कोई बदलाव नहीं है। नहीं, ये कोई अचानक मतदाताओं की उमड़ पड़ने का संकेत नहीं है। ये सिर्फ एक सांख्यिकीय बदलाव है जो डेटा के साफ होने की वजह से सामने आ रहा है। खैर, राजनीति में तो सिर्फ वोटर्स के आंकड़े ही नहीं बदलते, चुने हुए नुमाइंदों के पाले भी बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के अपने 7 सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है, क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये तो सीधा दल बदल विरोधी कानून का मामला है। हाँ, और यहीं पे मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। 10वीं अनुसूची यानी एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए बना था ना कि नेता बार बार पार्टी ना बदलें। जी, मूल उद्देश्य तो यही था। लेकिन इसमें जो मर्जर या विलय का नियम है कि अगर 2/3 सांसद टूटते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, क्या ये मूल पार्टी के जनादेश को दरकिनार करने का एक लूपहोल नहीं बन गया है? अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो 10वीं अनुसूची का डिजाइन वैचारिक मतभेदों और निजी अवसरवादिता के बीच फर्क करने के लिए बनाया गया था। अच्छा। देखिए, जब ये कानून बना तो सोच ये थी कि अगर 1-2 नेता पार्टी छोड़ते हैं तो वो लालच हो सकता है, लेकिन अगर 2/3 सदस्य एक साथ जा रहे हैं तो ये माना गया कि पार्टी के भीतर कोई बहुत बड़ा वैचारिक विभाजन हुआ है। लेकिन जनता ने तो उस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के मैंडेट पर वोट दिया था ना। सांसद तो चले गए पर पार्टी का संगठन तो वही है। बिल्कुल, और यही तो कानूनी रूप से सबसे महत्वपूर्ण बहस है आज के समय में। जी। जब लेजिस्लेटिव विंग यानी चुने हुए विधायक किसी दूसरी पार्टी में विलय कर लेते हैं तो क्या वो पूरी पार्टी का विलय माना जा सकता है? ये तो काफी उलझा हुआ मामला है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट के सामने बार बार ये चुनौती आ रही है कि मूल राजनीतिक दल और विधायक दल के बीच अधिकारों का संतुलन आखिर क्या है। यहाँ ये विषय और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जनादेश की चोरी एक तरफ है और डिजिटल दुनिया में हमारी निजता की चोरी दूसरी तरफ है। आप सुप्रीम कोर्ट में चल रही उस राइट टू प्राइवेसी वाली सुनवाई की बात कर रही हैं? बिल्कुल, और इस बार ये सरकार का मामला नहीं है, बल्कि निजी कंपनियों द्वारा जो ऑटोमेटेड प्रोफाइलिंग की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर रहा है। देखिए, निजता का अधिकार अब सिर्फ सरकारी दखल से बचाव का नाम नहीं रह गया है। हाँ, पहले तो यही लगता था कि सरकार हमारा फोन ना सुने, बस वही निजता है। सही कहा, लेकिन आज के समय में बिना आपकी स्पष्ट सहमति के यानी एक्सप्लिसिट कंसेंट के एआई आधारित बिहेवियरल टारगेटिंग हो रही है, डेटा माइनिंग की जा रही है।
पर अगर मैं इसका एक दूसरा पहलू देखूं, मान लीजिए मैं ऑनलाइन कोई किताब देख रही हूं और मुझे उसी किताब के विज्ञापन दिखने लगे, तो इसमें नुकसान क्या है? ये सुनने में सुविधा लगता है, लेकिन ये सिर्फ विज्ञापनों तक सीमित नहीं है। जब आप स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं तो एआई ये नोट करता है कि आप किस चीज पर कितनी मिलीसेकंड रुके। ओहो। आप किस वीडियो से खुश होते हैं, किस खबर से आपको गुस्सा आता है, इन सब पॉइंट्स को जोड़कर एआई आपकी एक पूरी मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल बनाता है और फिर इसका इस्तेमाल चुनाव जैसी गंभीर जगहों पर आपके विचारों को मैनिपुलेट करने के लिए हो सकता है। मतलब ये बिहेवियरल टारगेटिंग हमारे दिमाग के खिलाफ एक हथियार बन सकती है? बिल्कुल, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इसे निजता के खिलाफ मान रहा है। डिजिटल डेटा का जो ये वैश्विक प्रभाव है, इससे अगर हम बात को वैश्विक भू राजनीति की ओर मोड़ें तो वहां भी हालात कुछ कम गंभीर नहीं है। अमेरिका और ईरान का संघर्ष, ये तो ऊर्जा सुरक्षा के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, और इसका जो सेंटर पॉइंट है होर्मुज जलडमरू मध्य, वहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ये फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने वाला एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो मान लीजिए किसी बड़े महानगर का सबसे व्यस्त चौराहा है। अगर वो चौराहा ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा? पूरा शहर रुक जाएगा। बिल्कुल। अगर होर्मुज रुका तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का ट्रैफिक वहीं ठप हो जाएगा। और इसीलिए भारत वहां नौसैनिक नाकेबंदी को खत्म करने के लिए कूटनीतिक समाधान की वकालत कर रहा है। अगर वहां नेवल ब्लॉकेड होता है तो तेल की ग्लोबल सप्लाई चेन टूट जाएगी। तो क्या ऐसे में जो अमेरिकी प्रतिबंध हैं उनका भारत की अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर कोई असर पड़ रहा है? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। विश्लेषक लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिकी प्रतिबंध भारत की जो एक स्वतंत्र विदेश नीति है उसे धीरे धीरे काट रहे हैं, स्लाइसिंग अवे कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, खासकर जब हम ईरान और रूस के साथ ऊर्जा संबंधों की बात करते हैं। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करनी है, लेकिन ये जो सेकेंडरी सैंक्शंस का खतरा होता है वो भारत के कूटनीतिक विकल्पों को सीमित कर देता है। मतलब हमें कूटनीति की एक बहुत ही बारीक रस्सी पर चलना पड़ रहा है। चलिए, कूटनीतिक स्वायत्तता से अब थोड़ा भारत के घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय आजकल V2V यानी व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन तकनीक पर बहुत जोर दे रहा है। हाँ, ये तकनीक गाड़ियों को आपस में बात करने और हादसों को रोकने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। पर मेरा एक सीधा सा पुशबैक है जब तक हमारी सड़कों के गड्ढे नहीं भर जाते या अचानक से कोई जानवर सड़क पर नहीं आ जाता, क्या तब तक ये हाईटेक सेंसर्स और रडार असल में काम करेंगे? यही बात तो विशेषज्ञों ने आज के संपादकीय में उठाई है। उन्होंने इसे पहले रोड हाइजीन को ठीक करने की जरूरत बताया है। अच्छा, रोड हाइजीन। हाँ, मतलब सड़कों का बेसिक डिजाइन, पारदर्शी लाइसेंसिंग प्रक्रिया और इमरजेंसी रिस्पॉन्स। अगर ये सब नहीं है तो ऑटोनोमस तकनीक को लाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बैलगाड़ी को घोड़े के आगे रखना, द कार्ट बिफोर द हॉर्स। सही बात है, सिस्टम ही प्रिडिक्टेबल नहीं होगा तो सेंसर क्या करेंगे? खैर, बचाव की बात हो रही है तो मुझे विज्ञान खंड का वो रोचक अध्ययन याद आ रहा है। उन स्केट्स मछलियों की बात कर रही हैं? हाँ, जो उथले पानी में पाई जाती हैं। उनकी शरीर पे आंखों जैसे बड़े बड़े धब्बे होते हैं। मुझे तो लगता है कि ये कोई रैंडम डिजाइन नहीं है प्रकृति का, ये उनका एक विजुअल वेपन है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। विकासवाद यानी एवोल्यूशन ने उन्हें यह हथियार दिया है, क्योंकि देखिए इन स्किट्स के पास जहर नहीं होता और ना ही इलेक्ट्रिक शॉक जैसी कोई चीज होती है बचाव के लिए। वही तो जब उनके पास शारीरिक बचाव के तरीके नहीं हैं तो प्रकृति ने उन्हें शिकारियों को डराने के लिए ये नकली आंखें दी हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक धोखा है जो शिकारियों को भ्रम में डाल देता है कि कोई बड़ा जीव उन्हें घूर रहा है। वाओ, प्रकृति भी परसेप्शन का कैसा खेल खेलती है। पर जब प्रकृति जीवों को ऐसे बचाव के तरीके देती है तो वो जान बचाने के लिए होता है, लेकिन मानव समाज में जब बचाव और सिस्टम पर भरोसे की बात आती है तो हालात थोड़े अलग हो जाते हैं। आप आज के डिजिटल विजिलेंटिज्म वाले संपादकीय की ओर इशारा कर रही हैं। हाँ, आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर जो अन्नाम भीड़ होती है वो खुद ही जज और जूरी बन जाती है। कोई आरोप लगा नहीं कि तुरंत फैसला सुना दिया जाता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये प्रवृत्ति आखिर पैदा क्यों होती है? क्यों होती है? ये असल में संस्थागत न्याय प्रणाली में भरोसे की कमी को दिखाती है। लोगों को लगता है कि कोर्ट कचहरी में बहुत समय लगेगा, इसलिए वो इंटरनेट पर इंस्टेंट न्याय चाहते हैं। पर ये तो कानून के शासन के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल, हमारा सिस्टम इस सिद्धांत पर काम करता है कि दोषी साबित होने तक निर्दोष। लेकिन ये जो डिजिटल भीड़ का न्याय है
ये इस पूरे नियम को ही खत्म कर देता है। आरोप लगते ही इंसान को डिजिटली बर्बाद कर दिया जाता है। और ये जो तकनीक और नीतियों का असंतुलन है, ये तो हमने V2V कम्युनिकेशन वाले मामले में भी देखा ना। हाँ, जो संपादकीय सरकार की आलोचना करता है कि ऑटोनोमस तकनीक एक शॉर्टकट है, बिना बेसिक ढांचे के इसे लागू करना सिर्फ एक दिखावा है। मतलब हर जगह हम मूल समस्या को छोड़कर बस तकनीक का लेप लगाना चाहते हैं। खैर, एक और गंभीर मुद्दा है जहां त्वरित कार्रवाई की बहुत जरूरत है, लेकिन हो नहीं पाती। आप सांप के काटने वाली समस्या की बात कर रही हैं? हाँ, ये बहुत चौंकाने वाला तथ्य है कि दुनिया भर में सांप के काटने से जितनी भी मौतें होती हैं, उसमें भारत का हिस्सा बहुत बड़ा है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी हमारे डॉक्टर केवल नैदानिक लक्षणों यानी क्लिनिकल सिम्टम्स पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब कि वो इंतजार करते हैं कि शरीर पर जहर का असर दिखे, तभी वो इलाज शुरू करेंगे। जी हाँ, जिससे बहुत देरी हो जाती है या फिर कई बार गलत एंटीवेनम दे दिया जाता है। इसलिए इस संपादकीय में एक बहुत बड़ी मांग उठाई गई है, रैपिड वेनम डिटेक्शन डायग्नोस्टिक्स। मतलब कोई ऐसी तकनीक जो तुरंत पहचान ले कि जहर कौन सा है। बिल्कुल, ताकि गोल्डन आवर में मरीज की जान बचाई जा सके। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ें, स्वतंत्र विदेश नीति वाला जो संपादकीय है, तो इस सब का असर मतलब क्या है भारत के लिए? देखिए, ये जो भारत अमेरिका संबंधों का वर्तमान दौर है, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अच्छा। संपादकीय इस बात पर जोर देता है कि भारत को अमेरिका के रणनीतिक ढांचे में महज एक जूनियर पार्टनर बनने से बचना चाहिए। भारत के अपने क्षेत्रीय हित हैं, अपनी ऊर्जा जरूरतें हैं, जिन्हें उसे प्राथमिकता देनी होगी। मतलब साझेदारी हो, लेकिन अपनी शर्तों पर और अपने हितों की कीमत पर नहीं। बिल्कुल, यही एक संप्रभु राष्ट्र की पहचान है। तो आज के इस सफर को अगर मैं समेटना चाहूँ, हमने वाकई कई अलग अलग चीजों की गहराई को छुआ है। हमने चुनाव के उस गणित को समझा जहां रजिस्टर साफ होने से टर्नआउट बढ़ जाता है, और ग्लोबल ऊर्जा सुरक्षा की वो संकरी गली यानी हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की अहमियत को भी देखा। हाँ, और साथ ही कैसे AI हमारी ऑटोमेटेड प्रोफाइलिंग कर रहा है, प्रकृति ने कैसे स्केट्स को बचाव के अनोखे तरीके दिए हैं, और इंटरनेट की भीड़ कैसे डिजिटल विजिलेंटिज्म कर रही है। ये सारे मुद्दे कहीं न कहीं इस बात से जुड़े हैं कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है और हम उसे कैसे दिखते हैं। बिल्कुल। पर आज की इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है, एक गहरा सवाल जो शायद हमें सोचने पर मजबूर कर दे। वो क्या है? देखिए, आज हमने AI द्वारा हमारी पहचान ट्रैक करने की बात की है ना? और साथ ही सोशल मीडिया की इस उग्र डिजिटल भीड़ द्वारा न्याय करने पर भी बात की। हाँ, दोनों मुद्दे अपने आप में काफी गंभीर हैं। तो जरा सोचिए, अगर भविष्य में कानूनी न्याय प्रणाली को और तेज बनाने के लिए पूरी तरह से AI एल्गोरिदम के हाथ में सौंप दिया जाए तो क्या होगा? ये तो काफी डरावना ख्याल है। वही तो। क्या वो AI हमारा निष्पक्ष जज बनेगा, या वो भी इंटरनेट की इसी डिजिटल भीड़ के डेटा से सीखकर हमारे लिए एक नई तरह का पक्षपाती रूल ऑफ लॉ बना देगा? ये सच में सोचने वाली बात है कि तकनीक हमें न्याय की ओर ले जाएगी या एक नए तरह के पक्षपात की ओर। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ ज्ञान की इस गहराई में उतरने की ये यात्रा यूं ही आगे भी जारी रहेगी।